हेलो हेलो स्टूडेंट। आज जो आपका क्वेश्चन था, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका जो है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका अ लायबिलिटीज अराइज फॉर। लायबिलिटीज किससे बनती है? फर्स्ट ऑप्शन दिया है कैश ट्रांजेक्शन, सेकंड दिया है क्रेडिट ट्रांजेक्शन, थर्ड दिया है कैश एज वेल एज क्रेडिट ट्रांजेक्शन, नॉन ऑफ दिस। तो लायबिलिटीज मतलब जो हमें पे करना है। आपको इतना पता होगा कि जो चीज़ हमें पे करना है, जो ड्यू रह जाएगी, जो बाकी रह जाएगी, वही तो पे करना होगा। तो जो चीज़ें बाकी रहती हैं, यदि हम कोई क्रेडिट चीज़ करेंगे, क्रेडिट मीन्स क्या हुआ? क्रेडिट ट्रांजेक्शन मीन्स क्या हुआ? उधार कोई चीज़ हम खरीदते हैं, तब जाकर के कोई लायबिलिटीज़ क्रिएट होती है। तो फर्स्ट का आंसर हो गया आपका कि अ लायबिलिटीज़ वाज अराइज क्रेडिट। क्लियर? सेकंड क्वेश्चन जो है आपका, सेकंड क्वेश्चन है a person who owes money to a firm against by a firm for purchase of goods is called। यदि कोई पर्सन हम किसी पर्सन से कोई गुड्स परचेज करते हैं, हमारी फर्म किसी पर्सन से कोई गुड्स परचेज करती है, तो क्या बनेगा? यदि हमने गुड्स परचेज किया तो क्रेडिटर्स बनेगा कि डेटर्स बनेगा कि बोथ ए बी सी दोनों बनेगा? नॉन ऑफ दिस। तो क्रेडिटर्स बनेगा। क्यों? क्योंकि हमने गुड्स परचेज किया तो हमें पेमेंट भी करनी होगी। तो जिस पर्सन को हमें पेमेंट करनी होती है उसे हम क्रेडिटर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ है, कॉन्टीजेंट लायबिलिटीज़ है, नॉन ऑफ दिस। तो देखो, बैंक हमें दो तरीके से पैसे प्रोवाइड करती है, एक तो लोन के रूप में, एक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के रूप में। तो देखो, जो लोन के रूप में प्रोवाइड करती है वो लॉन्ग टर्म के लिए कहती है। यदि हम बैंक से लोन लेते हैं तो वो हमें 5 साल 10 साल का टाइम देता है। ओवरड्राफ्ट यानी हमारा, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे अकाउंट में 23,000 रुपीज़ हैं और 25,000 का कोई चेक लगता है, तो बैंक जो है कुछ अकाउंट होल्डर को ऐसी बेनिफिट प्रोवाइड करती है कि आपकी यदि एक्स्ट्रा अमाउंट भी होगा तो पे कर दिया जाएगा, बट वो ओवरड्राफ्ट रहेगा। जैसे ही हम पेमेंट, हमारे अकाउंट में पैसा आएगा, वो पैसा डिडक्ट कर लेंगे। तो ये ड्यूरेशन जो होता है बहुत शॉर्ट टाइम का होता है, इसलिए इसका आंसर क्या हुआ? शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज। आई थिंक आपको समझ में आया। तो यानी देखो, फर्स्ट का आंसर हो गया क्रेडिट ट्रांजेक्शन, सेकंड का हो गया क्रेडिटर्स, थर्ड का हो गया शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज। अब फोर्थ क्वेश्चन क्या है? फोर्थ क्वेश्चन है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स क्या होता है? फिक्स्ड एसेट्स वो एसेट्स होती है जिसे हम लॉन्ग टर्म तक यूज करें। लॉन्ग टर्म कहने का मतलब कितने टाइम तक? मैक्सिमम एक अकाउंटिंग ईयर से ज़्यादा टाइम तक यूज करें। बिल्डिंग हम स्वाभाविक है, हम बहुत ज़्यादा सालों तक यूज करते हैं। प्लांट एंड मशीनरी भी हम यूज करते हैं। बैंक बैलेंस विद बैंक, यदि बैंक में जो पैसा जमा है वो हमारी शॉर्ट टर्म की एसेट्स होती है, जिसे हम करंट एसेट्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो बैंक में अमाउंट होता है वो कभी भी हम विड्रॉ कर सकते हैं और वर्ष के एंड में उसको क्लोजिंग या ओपनिंग में बैंक कन्वर्ट कर देता है। यानी बैंक के पास जो हमारा डिपॉजिट है वो हमारी फिक्स्ड नहीं हुआ, लेकिन बिल्डिंग हमारी फिक्स्ड हो गई, प्लांट एंड मशीनरी हमारी फिक्स्ड हो गई, गुडविल भी हमारी फिक्स्ड हो गई। बिल्डिंग भी फिक्स्ड हो गई, प्लांट भी फिक्स्ड हो गई, गुडविल भी फिक्स्ड हो गई, लेकिन बैलेंस विद बैंक फिक्स्ड नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन ने पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिक्स्ड एसेट। कौन सा फिक्स्ड एसेट्स नहीं है? तो हमारा आंसर क्या बना? बैलेंस विद बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स। हमें ये चीज़ें एक्सप्लेन करनी है। क्या एक्सप्लेन करना है? रेवेन्यू। रेवेन्यू क्या होता है? अब रेवेन्यू पे जाते हैं। रेवेन्यू फर्म की इनकम होती है। फर्म जो वर्क को करता है, जो वर्क फर्म का काम है। जैसे फॉर एग्जांपल, यदि कोई फर्म गुड सेल कर रहा है तो गुड सेल करके जो पैसा मिलता है वो रेवेन्यू कहलाता है। लेकिन हम इसे रिटेन में कैसे दिखाएंगे? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ऑपरेशन का मतलब हो गया क्या? जो वर्क करता है। जैसे एक डॉक्टर है, वो मरीजों को देखता है, उससे जो पैसा मिलता है वो उसके लिए रेवेन्यू है। एक टीचर है, ट्यूशन पढ़ाता है, उससे जो पैसा मिलता है वो रेवेन्यू है। एक बिजनेसमैन है, यदि कोई गुड्स को सेल करता है, उससे पैसा मिलता है, वो उसके लिए रेवेन्यू है। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कहाँ से निकलता है? ऑपरेशन से। मीन्स रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मीन्स रेवेन्यू अर्न बाय एन इंटरप्राइजेस। कोई इंटरप्राइजेस ने अर्न किया है, फर्म और कंपनी। कौन से इंटरप्राइजेस? कोई फर्म हो या कंपनी हो। फॉर इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, जिस वर्क को वो करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से अर्न करने वाले पैसे को हम क्या दिखाते हैं? रेवेन्यू दिखाते हैं। ये इसका आंसर हुआ। सेकंड है फिक्टिशियस एसेट्स। देखो, एसेट्स तीन टाइप्स के होते हैं। एक
करंट एसेट्स, दूसरा नॉन करंट एसेट्स एंड तीसरा फिक्टिशियस एसेट्स। करंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिनकी वैल्यू एक अकाउंटिंग ईयर तक फर्म के पास होती है। एक कितने एसेट्स होते हैं? 3 एसेट्स होते हैं करंट एसेट्स। करंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिनकी वैल्यू 1 साल तक के लिए मानी जाती है। अब 1 साल बाद वो ख़राब नहीं हो जाएंगे, उनको कन्वर्ट कर देते हैं ओपनिंग या क्लोजिंग में। दूसरा नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो फर्म के पास लॉन्ग टर्म तक चलते हैं, यानी एक अकाउंटिंग ईयर से ज़्यादा, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल तक चलते हैं। नॉन करंट एसेट्स भी 2 टाइप्स के होते हैं, टैंजिबल एसेट्स, इनटैंजिबल एसेट। टैंजिबल एसेट्स वो होते हैं जिन्हें हम छू सके, टच कर सके, जो हम देख सके, जैसे बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर। इनटैंजिबल एसेट जो हमारे लिए बेनिफिट तो प्रोवाइड करते हैं बट वो उसको हम महसूस कर सकते हैं या उससे बेनिफिट हमें पता चलता है बट वो हम उसे टच नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल किसी कंपनी की गुडविल, किसी कंपनी का कोई ट्रेडमार्क, किसी कंपनी के सॉफ्टवेयर, ये चीज़ें हो गई। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है नेक्स्ट क्या होता है? फिक्टिशियस एसेट। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि फिक्टिशियस एसेट्स क्या होते हैं। तो फिक्टिशियस एसेट्स वो एसेट्स होते हैं, देखो पहले इसको समझते हैं। फिक्टिशियस एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जैसे कंपनी कोई बहुत लॉन्ग टर्म का खर्च करती है। जैसे कंपनी ने एडवर्टीजमेंट कराया, एडवर्टीजमेंट पे बहुत सारा पैसा खर्च हुआ, अब वो पैसा उसके लिए एक ही साल का एक्सपेंसेस नहीं है, वो कई सालों का एक्सपेंसेस है। यानी जैसे मान लीजिए एक कंपनी ने 2 लाख रुपए का एडवर्टीजमेंट कराया तो उसको 5 सालों में राइट ऑफ करती है, 5 साल तक उसे एक्सपेंसेस लेके चलती है। तो उसका जो 1 साल का पार्ट है वो तो एक्सपेंसेस है, लेकिन जो बचा हुआ 4 साल का पार्ट है वो उसके लिए एसेट्स है। उस एसेट्स को हम क्या कहेंगे? फिक्टिशियस एसेट। क्यों? क्योंकि वो रिटर्न नहीं हुआ। तो फिक्टिशियस लिखोगे कैसे? These assets which are neither tangible assets, intangible, जो ही ना ही tangible है ना ही intangible है, ठीक है। दे आर लॉसेज नॉट रिटन ऑफ, ऐसा कोई लॉस, क्योंकि हमने एक्सपेंसेस किया, एडवर्टीजमेंट करा, हमारा एक एक्सपेंसेस हुआ, तो कोई ऐसा कोई लॉस या एक्सपेंसेस जो रिटन ऑफ 1 साल में ना हो करके कई सालों में हो, दे आर इंकर्ड बट इन मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर, वो कहलाते हैं फिक्टिशियस। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? इसका एग्जाम्पल हो गया डिस्काउंट ऑन लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या होती है? जो हम कैपिटल को यूज करते हैं वो वर्किंग कैपिटल होती है। आपने एक चीज़ पढ़ा है, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल इज इक्वल टू टोटल एसेट्स। ये तो हमारी टोटल कैपिटल का हो गया, लेकिन लायबिलिटीज और एसेट्स जो हमारे करंट होते हैं, करेंट्स और करंट लायबिलिटीज वो होते हैं जो एक अकाउंटिंग ईयर की करंट एसेट्स एक अकाउंटिंग ईयर में जो यूज किए जाते हैं, एक अकाउंटिंग ईयर की लायबिलिटीज जो एक अकाउंटिंग ईयर में पे की जाती है, इनकी जो डिफरेंस होता है उसे हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल। क्यों? क्योंकि वो कैपिटल जो हमारे एक अकाउंटिंग ईयर में वर्किंग प्रोसेस में हो उसे हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल। इसको कैसे दिखाएंगे? करंट एसेट्स, इसको हम कैसे दिखाएंगे? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज इक्वल टू वर्किंग कैपिटल। तो ये आपको मैंने ये जो एक असाइनमेंट था इसको मैंने वीडियोस के थ्रू समझाया है, जिससे आपको हमें लगता है कि अच्छे से समझ में आएगा। आप मुझे कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा। यदि सही लगता है तो आगे की वीडियोस में मैं इसी तरीके से भेजूँ। और थैंक यू, सब्सक्राइब माई चैनल।